हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिकल एजुकेशन जो हमारा 2024-25 यानी अपना जो लेटेस्ट सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। और चैप्टर पहला है हमारा खेल आयोजनों का प्रबंधन। ठीक है, इसकी मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समरी कराने वाला हूं। आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जब आप ज्वाइन हो जाओगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको हमारी वेबसाइट पे चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे प्रोवाइड करा रहे हैं। सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको गूगल में जाना है, eklavyastudypoint.com सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट आएगी। आपको क्लास 12th में हो तो 12th में जाना है। इसके बाद आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे। जौन सा भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से नोट्स आ जाएंगे। चैप्टर वाइज नोट्स भी ले सकते हो, एमसीक्यू भी पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको शॉर्ट और लॉन्ग हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास कंटेंट बनता जाएगा हम इसमें अपलोड करते जाएंगे तो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ ना मिल रहा हो तो मिल जाएगा, 2-4 दिन में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। और एक बार सिलेबस को देखो देखो वैसे तो हमारे 10 चैप्टर हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मिड टर्म एग्जाम की। मिड टर्म एग्जाम में कहाँ तक आएंगे? आपके चैप्टर 5 तक आएंगे। फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां अगर पूरा देखें तो वो आपके सेकंड टर्म में आएगा। लेकिन अगर हम मिड टर्म को टारगेट करें तो ये 5 चैप्टर हैं और एक हफ्ते के अंदर आपके पांचों चैप्टर में यहाँ पे करा दूंगा। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर करने वाले हैं खेल आयोजनों का प्रबंधन। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और एक बार आप सिलेबस भी देख लो। अगर हम यूनिट फर्स्ट को देखें, चैप्टर फर्स्ट को देखें, तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं इस चैप्टर के अंदर है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। बस इसमें एक टॉपिक रह जाएगा जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, वो है फिक्शन। फिक्सर के लिए मैं आपकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो। उसमें आपको फिक्सर बनाना सिखाऊंगा क्योंकि वो ना थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, चैप्टर के अंदर ज़्यादा बड़ा चैप्टर बन जाएगा। तो हम इन सबको देखने वाले हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा अपने स्क्रीन पर। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है प्रबंधन, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैनेजमेंट। यानी कि प्रबंधन का क्या अर्थ होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसको हमें देखना है। तो देखिए, इस इमेज को एक बार ध्यान से देखिए। इस इमेज को देखकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, वो आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हो कि भाई हमें ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, ये कार्य पूरा करना है। ठीक है, तो प्रबंधन भी कुछ इसी प्रकार से होता है। प्रबंधन का मतलब होता है कि विभिन्न व्यक्तियों या फिर समूहों यानी कि ग्रुप के साथ मिलकर किसी कार्य यानी किसी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करना ही प्रबंधन कहलाता है। यानी कि अब आप इस इमेज को देखो, यानी जब कुछ लोगों का ग्रुप या कोई व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, या ग्रुप भी हो सकता है, वो जब सब साथ मिलकर किसी कार्य को करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए, ठीक है, योजना बनाकर उसको अप्लाई करके उसको सही तरीके से सफलतापूर्वक उसको पूरा कर देते हैं, तो वो प्रबंधन कहलाता है या मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। अब देखो, खेल कार्यक्रम जो होता है उसमें प्रबंधन जो होता है उसका क्या कार्य है? तो देखिए, कोई भी स्पोर्ट का इवेंट होना है, अगर मान लो कोई भी स्पोर्ट का इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब आप सोचो कि कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है या कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, तो सोचो कैसे वो गेम सक्सेसफुल हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो मैनेजमेंट जो होता है, जो प्रबंधन जो होता है, वो किसी भी काम में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका विद्यालय भी चल रहा है तो वो भी एक मैनेजमेंट के साथ चल रहा है। ऊपर बैठे कुछ लोग हैं, आपके प्रिंसिपल होंगे, आपके वाइस प्रिंसिपल होंगे, टीचर्स होंगे, जो उसको पूरा मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, तभी आपका विद्यालय सही तरीके से चल पा रहा है। तो इसी तरीके से कोई गेम होती है, कोई स्पोर्ट्स होता है, कोई इवेंट होता है, उसमें भी मैनेजमेंट जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा कि कोई जब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह कराया जाता है तो उसमें किस प्रकार का मैनेजमेंट होता है, क्या क्या काम कराए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं स्पोर्ट्स के इवेंट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमें जरूरत होती है ना, वो होती है प्लानिंग की। प्लानिंग का मतलब है यहाँ पे नियोजन। ठीक है, नियोजन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं, यानी कि योजना बनाना। फिर योजना जब बन जाती है तो उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, फिर उसमें डायरेक्शन भी जरूरी है, यानी निर्देशन भी जरूरी है। फिर नियुक्तिकरण भी होता है, क्योंकि भाई देखो, इतने बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, तो उसको कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं चला सकता। अगर आप सोचो कि एक व्यक्ति को पूरी टूर्नामेंट चलाने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं चला पाएगा।
पाएगा, बल्कि उसमें कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो उनको नियुक्तिकरण करना यानी उनको स्टाफिंग करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर पूरे जो इवेंट है उसको नियंत्रण में रखना, ठीक है, कंट्रोलिंग करना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैनेजमेंट के अंतर्गत आपका प्लानिंग आ जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा, डायरेक्टिंग आ जाएगा, स्टाफिंग आ जाएगा, कंट्रोलिंग आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा इसके अंदर। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नियोजन का क्या अर्थ होता है, यानी कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग तो आप सभी जानते हैं, आपने अपने जीवन में ना जाने कितनी बार प्लानिंग की होगी, कितने सारे प्लान बनाए होंगे। तो प्लानिंग तो आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा किताबी लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। तो देखिए, योजना जो होती है वो एक पहले से निर्धारित की गई प्रक्रिया होती है। ये किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी लक्ष्य है उसको प्राप्त अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें पहले से एक पूरी की पूरी योजना बनानी पड़ेगी, ठीक है। पहले से ये यानी कि हम उसको निर्धारित कर लेते हैं, योजना को बना लेते हैं। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाती है, आप जानते हैं सभी। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब हम सोच समझकर युक्तियां बनाते हैं यानी कि प्लानिंग करते हैं, तो इन युक्तियों को ही योजना कहा जाता है, या फिर हम हिंदी में और बोलें तो उसको नियोजन कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बोलें तो उसको प्लानिंग कहा जाता है, ठीक है। तो आप जैसे भी समझना चाहें आप वैसे इसको समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इस प्लानिंग को आप एग्जाम्पल से देख समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके स्कूल में कोई इवेंट या कोई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट करवाना है, तो उसके लिए भी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। अगर आपको आप सोचते हो आप 12th क्लास में टॉप कर जाओ, तो उसके लिए भी आपको पहले से प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि भाई मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, इतनी देर पढ़ूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे मुझको तैयारी करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें योजना के अंतर्गत ये निश्चित किया जाता है कि हमें अपने कार्य की सफलता के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन कितना समय तक कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइड हो जाती है। सभी चीजों पे पहले से विचार होता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की, संगठन। देखिए, हमारे पास क्या है, प्लान बन चुका है, यानी कि सबसे पहले हमने क्या करा, प्लानिंग करी। हमने एक मान एग्जाम्पल में ले लेता हूँ किसी टूर्नामेंट की। मान लीजिए हमको कोई टूर्नामेंट करवाना है, ठीक है। उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं आपके, और कई सारे उसके राउंड होने वाले हैं। तो हमने उसके लिए क्या बनाया, सबसे पहले हमने बनाई योजना, यानी कि नियोजन किया, उसको प्लानिंग की। अब हमारा प्लान तो तैयार है, अब हम उसको ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं संगठित करना। तो इसमें क्या होता है, इसमें योजना बनाने के बाद अगला कदम जो होता है वो होता है संगठन करना, ठीक है। संगठन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कार्यक्रम संबंधी कार्यों को परिभाषित और वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि हमारे टूर्नामेंट में जो जो कार्य होंगे उन सब कार्य को पहचानेंगे, ठीक है, उसको परिभाषित करेंगे, उसको वर्गीकृत करेंगे कि भाई हमको अपने टूर्नामेंट में ये काम करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, हमको भाई सजावट करवानी है, हमको खिलाड़ियों को लेकर आना है, तो हमें परिवहन चाहिए होगा, ठीक है। हमको उनको जो भी चाहिए, पूरी की पूरी जो चीजें, उसको वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें विभिन्न समितियों, और उसके बाद देखो क्या होता है, उसको अलग अलग समिति और व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है, तथा उनके अधिकार और जिम्मेदारी जो है वो तय कर दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि आपको पता है कि जो टूर्नामेंट है वो कोई आसान काम नहीं है, वो बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल काम है। और एक व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति उसको नहीं कर सकता, उसके लिए पूरा ग्रुप चाहिए, ठीक है, बहुत सारे लोगों का समूह चाहिए, पूरी एक टीम वर्क होता है उसके पीछे। तो ऐसे में क्या होता है, योजना बना ली, अब संगठित करना है कार्य को, इन्होंने डिसाइड कर लिया भाई ये काम होगा, ऐसे ऐसे करना है। तो उन कामों को करेगा कौन, कोई एक व्यक्ति तो करेगा नहीं, तो उसके लिए समिति बनाई जाएगी, ठीक है, और व्यक्तियों को सौंप दिया जाएगा। और हर समिति को जिसका जोन से, जैसे मान लो कोई चिकित्सा वाली समिति है, तो चिकित्सा की जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी, यानी उसको काम बांट दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी सेट हो जाएगी। सजावट वाली समिति है तो वो सजावट की उसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है, अगर कोई कमी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार वही होगी। तो इस तरीके से समितियों को काम बांट दिया जाता है। आगे देखो, खेल कार्यक्रम, खेल संबंधी कार्यक्रम की संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, यानी कि जब कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई जो ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है तो उसके दौरान क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, विभिन्न कार्यों की सबसे पहले पहचान की जाती है कि कौन सा कार्य होगा, उसको बांट दिया जाता है, उसका विभाजन किया जाता है, ठीक है। फिर अलग अलग जो समितियां होती है वो निर्धारित की जाती है। आगे मैं आपको समिति बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल होता है किसी गेम को, किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा पाना। तो देखिए, सभी समितियों को उनसे संबंधित कार्य दिया जाता है,
जैसे कि मान लीजिए प्रचार समिति है तो उसका काम प्रचार करना होता है, ठीक है। परिवहन समिति है तो उसका काम परिवहन से रिलेटेड होगा। तो जो समिति जिस कार्य से रिलेटेड है उसको वैसा ही काम दे दिया जाता है। और विभिन्न समितियों के बीच में सूचना का आदान प्रदान करके संबंध स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। सारी समितियां आपस में एक दूसरे से सूचना वगैरह शेयर करती हैं, तभी तो उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। मान लो कोई समिति कुछ कर रही है दूसरे को बता ही नहीं रही, तो ऐसे काम थोड़ी चल पाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन भी इनके बीच में होता है और वो जरूरी भी होता है। देखिए अगला टॉपिक है नियुक्तिकरण, यानी कि नियुक्ति करना, स्टाफ को रखना, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो कोई भी टूर्नामेंट होता है उसको कराने के लिए बहुत सारे लोगों की टीम मिलकर काम करती है, कोई एक व्यक्ति नहीं करा पाता। तो ऐसे में क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है कि भाई ऐसे टैलेंटेड लोगों को ढूंढ कर हमें स्टाफिंग में रखना है, यानी अपने स्टाफ में रखना है, जो स्पोर्ट्स के इवेंट को करवा सके अच्छे तरीके से, जिनको अनुभव हो, जिनको नॉलेज हो, जो एक्सपर्ट लोग हों, ऐसे लोगों को हमको रखना होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आपको समझते हुए चलना है। नियुक्तिकरण क्या होता है, देखिए नियुक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट पद पर, जो भी पोस्ट के लिए हमें चाहिए होगा, उसके लिए हमें उपयुक्त व्यक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त व्यक्ति यानी कि हमें एक अच्छा व्यक्ति चुनना है, ठीक है, जिसको नॉलेज हो, और उसका चयन करना है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। किसी भी खेल कार्यक्रम को सफल आयोजन अगर हमको करना है तो उसके लिए हमें कई सारे व्यक्तियों की जरूरत होती है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। और इसमें नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही हमको क्या होता है, योग्य व्यक्ति जो है वो मिल पाता है, उसको हम नियुक्त कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपने आप को क्या मान के चल रहे हैं कि हम किसी स्पोर्ट्स इवेंट को करवाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, हम करवा रहे हैं। तो ऐसे अगर आप अपने आप को एग्जाम्पल में सेट करके रखोगे ना तो आपको सारी चीजें आसान लगेगी। आगे चलते हैं। आगे देखिए, खेल संबंधी कार्य में नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाते हैं, तो बहुत सिंपल है। देखिए, मानवीय संसाधन संबंधी जरूरतों का आकलन करना, यानी कि हमको सबसे पहले ये देखना है हमको कितनी मैन पावर चाहिए, कितने लोग हमको चाहिए होंगे वहां पे अपने लिए, ठीक है, किसी भी स्पोर्ट्स को करवाने के लिए। तो हमें पहले ये पहचानना है। फिर क्या है कि विभिन्न पदों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन करना है, उनकी भर्ती करनी है। यानी कि देखो बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारी पोस्ट होती है, उसके लिए हमें कई सारे अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त करना होता है, ठीक है। अगर हम स्पोर्ट्स को करवाने वाले व्यक्ति हैं तब हम ये सब सोच रहे हैं, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। अधिकारी और कर्मचारियों का प्रशिक्षण और नियुक्ति, ठीक है, कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देनी होती है, उनको नियुक्त भी करना होता है। फिर इसके बाद आता है डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देश देना कि भाई ऐसे हो करना है, वैसे करना है, ये करो वो करो, ठीक है, पूरा का पूरा निर्देश देना होता है। तो मानवीय संसाधनों का उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देना, यानी कि जो मैन पावर है, हमने नियुक्ति कर ली है, सब कुछ हमारे पास है, तो अब उनको समझाना है कि भाई कैसे करना है, गेम कैसे करेंगे, किस तारीख को गेम होगा, कौन से गेम पहले होंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स को कैसे करवाना है, उनका पूरा का पूरा मार्गदर्शन करना होता है, उनको पूरा सब कुछ समझाना होता है। तो इसी को निर्देशन कहा जाता है। खेल संबंधी कार्य जो होते हैं उसमें निर्देशन बहुत जरूरी चीज होती है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यवेक्षण। इसमें जो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई किसी पोस्ट पे है, उससे नीचे की पोस्ट में जो व्यक्ति हैं उसको अपने से नीचे वाली पोस्ट के जो व्यक्ति हैं उन सबका ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, सुपरविजन करना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ सही से कार्य ना कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से उनका टूर्नामेंट खराब हो जाए। तो इन सब चीजों को देखना होता है। अपने से वरिष्ठ पदाधिकारियों से संदेश लेना, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उससे ऊपर जो अधिकारी है उससे संदेश लेना है और आगे उस चीज को पहुंचाना है, ठीक है, अपने नीचे वाले कर्मचारियों को सबको देना होता है। अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों का नेतृत्व करना होता है, लीडरशिप करनी है, ठीक है, पूरी। और तभी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, उनको मोटिवेट रखना है। नेक्स्ट है हमारा नियंत्रण। अब आपने देखा होगा कठपुतली का खेल, उसमें क्या होता है, कठपुतली को जो चला रहा होता है ऊपर से उसके हाथ में सारा नियंत्रण होता है। तो क्या यहाँ पे भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में ऐसा ही नियंत्रण चाहिए? ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इमेज लगाई है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे नियंत्रण का मतलब वो नहीं है, यहाँ पे नियंत्रण का मतलब ये है कि जिसके, ठीक है, नियंत्रण का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमने प्लानिंग करी थी, यानी जो हमने योजना बनाई थी, क्या उस योजना के अनुसार, जो हमने पहले से निर्धारित करी थी योजना, क्या उस योजना के अनुसार सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही, ये सारी चीजें देखनी होती है। इसी को कंट्रोलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो खेल से रिलेटेड कार्यक्रम जो होते हैं उसमें कैसे नियंत्रण होता है, क्या क्या चीजें होती हैं उसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, मानकों का निर्धारण, यानी कि स्टैंडर्ड जो होते हैं वो सेट कर दिए जाते हैं कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, इतनी इतनी होनी चाहिए। वास्तविक सफलता का मापन और प्रभावों से तुलना, जो सफलता मिली है उसको मापना, ठीक है, देखना कि सही है या नहीं, और उसकी तुलना
करना। और मान लो अगर ऐसा हो कि हमें जो हमने सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखे थे हमको वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमको उसका विश्लेषण करना है कि भाई हम सफल क्यों नहीं हो पाए, क्या कारण रह गए, क्या कमी रह गई, इन सब चीजों को देखना। आवश्यकता अगर हमें लगती है सुधार की, तो हमें सुधार के उपाय भी करने होंगे, कार्यवाही भी करनी होगी, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। आगे देखते हैं विभिन्न समितियां और उनकी जिम्मेदारी। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारी समितियां होती है, उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, मिलकर किसी स्पोर्ट्स का जो आयोजन है वो करवाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की टीम होती है, तो उस समितियों को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, यदि किसी भी कार्यक्रम का सफल आयोजन हमको करना है तो उसके लिए संगठित टीम होनी जरूरी है। हम बिल्कुल जानते हैं भाई, टीम नहीं होगी तो कैसे सफल हो पाएंगे, तो टीम जरूरी है। इसी प्रकार से जब कोई खेल प्रतियोगिता यानी कि कोई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट का कार्यक्रम जो होता है उसका आयोजन करवाना है, तो उसके लिए भी हमको अलग अलग समिति चाहिए होती है। ठीक है, और ये समिति जो होती है खेल प्रतियोगिता को सफल तरीके से उसका संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब हमको इन समितियों के बारे में पढ़ना है। तो अभी तक जो था बिल्कुल सिंपल इजी आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे देखो और आसान है। देखो, समितियां जो है इसमें क्या होता है, प्रशासनिक निदेशक होते हैं, निर्देशक होते हैं, फिर उसके नीचे कार्यकारी समिति होती है, फिर उसके नीचे आयोजन समिति होती है। इस तरीके से पूरा एक इकोसिस्टम बना होता है, सभी के सबको काम पता होते हैं। अब हम बात करेंगे, टारगेट करेंगे आयोजन समिति को। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, कोई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है उसका आयोजन करवाना है, तो उसके लिए समितियां चाहिए होंगी। तो आयोजन समिति के तहत तीन तरह की समिति, तीन कैटेगरी में इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो वो है कि देखो प्रतियोगिता से पहले, यानी कि जब कोई टूर्नामेंट है उसका जो प्रतियोगिता है उससे पहले भी हमको क्या चाहिए होती है, कुछ हमको समितियां चाहिए होती है। ठीक है, कुछ समितियां ऐसी होती है जो प्रतियोगिता के दौरान काम करती हैं, यानी कि कुछ ऐसी भी होती हैं जो यहाँ पे भी काम करती है और यहाँ पे भी काम करती है। और कुछ ऐसी होती हैं जो तीनों जगह ही काम करती है, जो आगे हमें दिखेगा। ठीक है, तो प्रतियोगिता के दौरान हमें कुछ समिति चाहिए होंगी, जब मान लो टूर्नामेंट चल चल रहे हैं उस दौरान भी कुछ काम करें। और जब टूर्नामेंट खत्म हो गए हैं तो उसके बाद भी, प्रतियोगिता खत्म होने के बाद भी कुछ समितियां होती हैं जो अपना काम करती हैं। तो देखिए, प्रतियोगिता यानी टूर्नामेंट जो होता है उससे पहले कौन कौन सी समितियां कार्य पे लग जाती हैं, ये समझिए। तो देखिए, इसमें बहुत सारी समिति होती है, जैसे एक आयोजन समिति हो गई, प्रबंधन समिति कहा जाता है। ठीक है, ये समिति है हमारी। फिर प्रचार समिति है, इसका अपना प्रचार का काम है। क्रय समिति है, खेल मैदान उपकरण समिति हो गई, भोजन और आवास समिति हो गई, प्राथमिक चिकित्सा समिति हो गई, परिवहन संबंधी जो समिति है वो हो गई, अधिकारियों के लिए समिति हो गई, सजावट और समारोह की समिति हो गई। ये सारी की सारी समिति जो है वो टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही काम शुरू कर देती हैं। अभी हमने देखा था ना प्रतियोगिता से पहले, तो हम अभी पहले वाले की बात कर रहे हैं। इसमें ये सारी समितियां होती हैं जो आप यहाँ पे देख चुके हो। ठीक है, अब एक एक करके ना समितियों को समझते हैं। अगर आप इन समितियों को समझ जाओगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, बिल्कुल सिंपल है, जैसा इनका नाम में आपको दिख रहा है वैसा ही इनका काम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयोजन समिति या प्रबंधन समिति। नाम से ही पता लग गया आयोजन समिति का काम क्या होगा, आयोजन करवाना होगा। ठीक है, मैनेजमेंट करना होगा। तो इसको देखते हैं। देखिए, ये जो समिति है ना, ये खेल प्रतियोगिता के आयोजन तथा संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। हर प्रकार के कार्य के लिए ये जिम्मेदार होती है, आयोजन समिति जो होती है। और ये समिति लगभग एक महीने पहले, ठीक है, विभिन्न समितियों का गठन करती है और उनकी जिम्मेदारी निश्चित करती है। यानी कि जब हमारा खेल शुरू होने वाला है, खेल कार्यक्रम या टूर्नामेंट हमारा शुरू होने वाला है, उससे एक महीने पहले से ये जो प्रबंधन समिति है ये कई सारी समितियां बनाकर उनको काम दे देती है कि भाई तुम्हें ये काम करना है और इस टूर्नामेंट को सफल बनाना है। तो ये तो हो गया इसका काम। दूसरे नंबर पे हमारी प्रचार समिति। अब प्रचार समिति का काम क्या होता है, इसका काम प्रचार करना है। यानी किसी भी प्रतियोगिता से 3-4 हफ्ते पहले से ये समिति जो है इसका काम शुरू हो जाता है। ये प्रतियोगिता की तिथि यानी प्रतियोगिता किस डेट में होगी, किस स्थान पे होगी, यानी कि उसका वेन्यू, और प्रतियोगिता का कार्यक्रम के विषय में पूरी की पूरी सूचना जो होती है उसको प्रसारित करती है। यानी इसका काम क्या है, प्रचार करना, सूचना देना। तो ये सूचना कैसे दे सकती है, हो सकता है ये सोशल मीडिया के थ्रू दे। ठीक है, ये वीडियोस के जरिए दे सकती है, ये पर्चे छपवा के दे सकती है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के जरिए दे सकती है, अनाउंसमेंट के जरिए दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तरीकों पे हमें नहीं जाना, बस हमें इतना समझना है प्रचार समिति का काम क्या होता है। इसका काम होता है टूर्नामेंट जो होने वाला है उसकी डेट को बताना, उसके स्थान को बताना, उस कार्यक्रम की पूरी जानकारी को देना।
नेक्स्ट है हमारा क्रय समिति। अब क्रय समिति का मतलब होता है जो चीजों को खरीदती है। अब देखो, कोई भी टूर्नामेंट अगर होता है तो उसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, कई सारे खेल के उपकरण होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो खेल शुरू होने से पहले खरीद लेना चाहिए उनको। इसका काम क्या है कि से खेल को शुरू होने से पहले जो जो चीजें जरूरत में आने वाली है उन सब चीजों को खरीद लेना और उसका निरीक्षण कर लेना, यानी उसकी क्वालिटी भी चेक कर लेना ठीक ठाक है या नहीं। पता लगे दो चार पीस खरीदे और वो खेल के दौरान टूट गए, अब बीच में थोड़ी टूर्नामेंट रोक दिया जाएगा, एक्स्ट्रा में भी सारी चीजें रखी जानी चाहिए। तो ये सारा कार्य किसका होता है? क्रय समिति का होता है। फिर क्या है? खेल मैदान और उपकरण समिति, बहुत ही आसान है। खेल समिति मैदान, इसका काम क्या है? मैदान से रिलेटेड हो गया। ठीक है, उपकरण यानी उपकरण से रिलेटेड हो गया, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, तो इसको समझते हैं। देखिए, ये समिति जो है खेल प्रतियोगिता के लिए मैदान को तैयार करती है, क्योंकि जो भी खेल होगा किसी ना किसी मैदान में होगा। ठीक है, उस मैदान को तैयार करना खेल के लिए इनका काम होता है। और इवेंट यानी प्रतियोगिता को शुरू होने से लगभग 2 दिन पहले मैदान को तैयार हो जाना चाहिए। ये देखती है कि मैदान तैयार हो गया है या नहीं, ठीक है, कोई कमी तो नहीं है, सब कुछ अरेंज करने इसका काम होता है। फिर एक होती है सजावट तथा समारोह समिति। इसका काम क्या है? सजावट वगैरह करना। तो प्रतियोगिता से पहले ये समिति जो है ये निश्चित करती है कि उसको कहाँ पर सजावट करनी है और कितनी सजावट करनी है। जैसे मान लो कोई मैदान है, कोई स्टेडियम है, या कोई मंच की सजावट करनी है, तो पूरा सजावट का काम जो होता है वो इस समिति का होता है। सिंपल। आगे चलते हैं। भोजन और आवास समिति। अब आपको नाम से ही पता लग जाएगा, भोजन और आवास समिति। आवास मतलब रहने के लिए प्रबंध करना, और भोजन आप जानते ही हैं। तो ये समिति जो है प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता से पहले ये सुनिश्चित कर लेती है, प्रतियोगिता से पहले, यहाँ पे से आएगा, प्रतियोगिता से पहले सुनिश्चित करती है कि टीमों को कहाँ पे ठहराना है, यानी जो खिलाड़ी आएंगे, ठीक है, उनको कहीं पे रुकवाना तो होगा, ठहरवाना होगा उनके लिए भाई। उनके सोने का प्रबंध, उनके रहने का प्रबंध, उनके खाने का प्रबंध, सारा प्रबंध करना पड़ेगा। तो उनका कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पर कितने लोग रहेंगे, उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे। लड़के और लड़कियों के रहने की व्यवस्था जो है अलग अलग इनको करनी पड़ेगी। सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इनकी सुरक्षा हो सके, इनको कोई समस्या ना आए किसी तरीके की। इनका खाने पीने का पूरा व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं भोजन और आवास समिति का काम होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा समिति। आप सभी जानते हैं कि जो स्पोर्ट्स होते हैं, कई बार क्या होता है खेल के दौरान चोट लग जाती है। ठीक है, आपने भी बहुत सारे खेल खेले होंगे, आपको भी चोट लगी होगी। तो खेल के दौरान हमको चोट लग जाती है। तो अगर चोट लग जाए तो उस समय में तुरंत हमको क्या चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा वो होती है जो तुरंत दे दी जाए। ठीक है, अगर मान लो कोई हड्डी टूट गई तो वहां पे प्लास्टर नहीं चढ़ाया जाएगा, ये मत सोचना कि वहीं, या किसी को सर्जरी की जरूरत है तो वहीं पे मैदान में ही सर्जरी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब है कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले कुछ उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, ठीक है, हल्का फुल्का, जिससे उसको थोड़ा आराम मिल जाए। तो इसको बोलते हैं, जैसे हमारे घर में फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह होता है, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। अगर मान लो किसी को चोट लग जाए तो उसको, छोटी मोटी चोट है, उसको दर्द वगैरह की जो जेल वगैरह होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे उनके डॉक्टर की टीम भी होती है। अगर ज़्यादा गंभीर चोट है तो उस खिलाड़ी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। ठीक है। फिर है परिवहन समिति। परिवहन समिति का क्या काम है ये समझिए। तो प्रतियोगिता के दौरान किस प्रकार के परिवहन की और कितनी मात्रा में जरूरत पड़ेगी, ये समिति उसकी पूरी रूपरेखा बनाती है। क्योंकि भाई परिवहन जरूरी है, खिलाड़ियों को लाना ले जाना, ठीक है, कोई सामान लाना ले जाना, कहीं ना कहीं परिवहन की जरूरत पड़ती है। तो कितनी जरूरत पड़ेगी ये पूरा ब्लूप्रिंट जो होता है वो ये तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट है अधिकारियों के लिए समिति। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले अंपायर्स की जरूरत होती है भाई, रेफरीज होती है, रिकॉर्ड्स को रखने वाले, लैप स्कोरर्स की को चयन करना होता है। ठीक है, तो उनकी सहमति भी सुनिश्चित की जाती है। तो इन सबको रखना, इन सब की भर्ती करना, अधिकारियों को इकट्ठा करना, ये सारा काम जो है ये अधिकारियों के लिए जो समिति होती है वो करती है। अब ये तो हो गया हमारा खेल से पहले ये काम होते हैं, हमने समझा। अब खेल मान लो शुरू हो गया, टूर्नामेंट शुरू हो गया, तो टूर्नामेंट के दौरान अब क्या है? प्रतियोगिता के दौरान जो कौन कौन सी समितियां काम करेंगी, तो इसमें आप देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो वही समितियां हैं जो हमने अभी पढ़ी थी, तो इसलिए आपको आसान लगेगा। देखिए, आयोजन और प्रबंधन समिति हमने पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ा था। क्रय समिति पढ़ी थी, परिवहन समिति पढ़ी थी, खेल मैदान उपकरण समिति पढ़ी थी, भोजन आवास समिति पढ़ी थी, प्राथमिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए समिति, उद्घोषणा समिति। यहाँ पे हमें एक ही नया नाम दिख रहा है जहां तक आप ध्यान से देखोगे, बाकी तो सारा सेम ही है। ठीक है, नया है उद्घोषणा समिति, इसके अलावा सारे के सारे लगभग लगभग वही है। तो इनका काम यहाँ पे क्या होता है इसको समझते हैं। आयोजन समिति का क्या काम है? अब इन्होंने पहले वाला काम, प्रतियोगिता से पहले वाला काम तो कर लिया, अब तो प्रतियोगिता शुरू हो गई है, अब इनका काम थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए क्या होता है।
प्रतियोगिता के दौरान ये जो समिति है इसका मुख्य काम होता है कि सभी कार्यों पर नजर रखना, ठीक है, यानी सभी चीजों पे ध्यान रखना, सभी अपना कार्य सही तरीके से करें, ठीक है, उसको ध्यान रखना, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा उसको ध्यान रखना, अगर कहीं कोई कमी हो जाती है मान लो, तो उस कमी को तुरंत दूर करना इसका काम होता है, ठीक है, उस समय में। यानी कि प्रतियोगिता से पहले इनका काम अलग था, लेकिन अब प्रतियोगिता के दौरान इनका काम थोड़ा सा बदल गया है। तो यही अंतर था जो आपको पता करना था। अब सेकंड नंबर पे है हमारी क्रय समिति। क्रय समिति क्या होती है? प्रतियोगिता के दौरान अगर किसी उपकरण या वस्तु की जरूरत पड़ जाए तो जल्दी से जल्दी उस चीज को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो क्रय समिति की होती है। परिवहन समिति, इसका काम क्या होता है? प्रतियोगिता सही तरीके से हो सके, सही समय पे हो सके, किसी तरह की कोई समस्या ना आए, ठीक है, तो किसी को टीम को लाना उसके आवाज से आवाज तक, आवाज से खेल के मैदान में लाना, खेल के मैदान से आवाज तक ले जाना, ये सारा काम किसका है? परिवहन समिति का है। भोजन और आवास समिति, प्रतियोगिता के दौरान सभी खिलाड़ी को, सभी अधिकारियों को भोजन कराना, इसकी जिम्मेदारी इनकी है। आवास स्थल पर किसी वस्तु की अगर इनको जरूरत होती है तो उस वस्तु को उपलब्ध कराना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। अधिकारियों के लिए समिति, अगर प्रतियोगिता के दौरान किसी अधिकारी को मान लो कोई दिक्कत हो जाए, कोई समस्या हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो उसको दूर करना, और अगर मान लो कोई कार्य करने के लायक नहीं है, मान लो किसी के साथ अनहोनी हो जाए, कोई कोई किसी को हार्ट अटैक आ जाए रेफरी को, अब ऐसे टाइम पे क्या होगा? तुरंत उनको दूसरा रेफरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा में भी रखते हैं। जिस तरीके से प्लेयर को एक्स्ट्रा में रखा जाता है इसी तरीके से इनको ये भी एक्स्ट्रा में रखने पड़ते हैं, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा समिति, आप जानते ही हैं कि प्रतियोगिता के दौरान क्या होता है, ज्यादातर खिलाड़ियों को चोट लग जाती है, तो ऐसे समय में इनके जो डॉक्टर होते हैं वो खिलाड़ियों को जल्दी से प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा देते हैं। अगर गंभीर चोट होती है तो उनको फिर आगे हॉस्पिटल वगैरह में ले जाते हैं, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्राथमिक चिकित्सा समिति की जिम्मेदारी होती है। फिर है उद्घोषणा समिति। उद्घोषणा समिति एक तरह से अनाउंसमेंट मान लीजिए, आप ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रही है ना, ये कितना प्यारा सा बच्चा है और ये अनाउंसमेंट कुछ कर रहा है, इसको देखते हैं। तो प्रतियोगिता के दौरान जैसा मंच संचालन होता है, ठीक है, मंच में जैसा संचालन होता है, कार्यक्रम भी उसी के अनुसार होता है। किसका मैच होना है, कौन सा इवेंट होना है, कब होना है, कैसे होना है, किस किस के बीच होना है, ये सारी उद्घोषणा जो होती है वो यही तो करते हैं, ठीक है। एक तरह से आप अंपायर्स, सॉरी, कमेंट्रेटर वगैरह देखोगे वो भी एक तरह से उद्घोषणा ही कर रहे होते हैं, सारी चीजें बता रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड आप इसको मान सकते हैं। तो ये तो था हमारा प्रतियोगिता के दौरान। अब मान लीजिए प्रतियोगिता हो गई है खत्म, ठीक है, प्रतियोगिता से पहले वाली समिति पढ़ा, प्रतियोगिता के दौरान वाला पढ़ा, अब हमने पढ़ते हैं कि प्रतियोगिता खत्म हो गई है, तो प्रतियोगिता के बाद यानी कि टूर्नामेंट के बाद जो अलग अलग समिति काम करती है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे भी आपको नाम जो है कुछ जाने पहचाने लगेंगे। यहाँ पे एक नया नाम आ गया है, वित्तीय समिति, जो हमने वहां नहीं देखा था। क्रय समिति हमने पढ़ा है, परिवहन समिति पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ रखा है, भोजन आवास भी पढ़ा हुआ है, प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति ये हमने नहीं पढ़ा था शायद, है ना, ये नहीं आ गई है। प्राथमिक चिकित्सा पढ़ा हुआ है हमने, प्रचार समिति पढ़ा हुआ है, अधिकारियों के लिए समिति पढ़ा है, पुरस्कार वितरण समिति हमने नहीं पढ़ा। तो दो तीन चीजें नई नई जुड़ती जा रही हैं। अब इसको समझते हैं एक एक करके। अब सबसे पहले प्रचार समिति। अब देखो प्रचार समिति का काम पहले क्या था? प्रचार करना था, लेकिन अब इसका काम प्रचार करना नहीं है। अब क्या काम है? अब समझते हैं। देखिए, प्रतियोगिता के बाद प्रचार पर होने वाला जो खर्च, जितना भी इन्होंने खर्चा करा है उसकी जानकारी जो है वो आयोजन समिति को देना अब इनका काम है, ठीक है। और ये पूरी एक रिपोर्ट बनाते हैं कि भाई हमने इतना पैसा खर्च करा है, प्रिंट मीडिया में हमने इतना खर्च करा है, सोशल मीडिया पे हमने इतना पैसा खर्च करा है, या फिर हमने जो जो तरीके अपनाए हैं, जिसको सैलरी दी है, पूरा एक रिपोर्ट बना के ही आगे भेजते हैं। तो ये समझ में आया? आसान है, आगे चलते हैं। क्रय समिति। क्रय समिति ने क्या करा था? चीजों को खरीदा था, ठीक है, तो उपकरण और वस्तु को खरीदा इन्होंने, तो उसमें जो भी इनका पैसा खर्च हुआ, जितने भी रुपए इन्होंने खर्च करे, उसकी जानकारी देनी है इनको, किसको? आयोजन समिति को। यानी इनको भी एक रिपोर्ट देनी है कि हमने इतना इतना पैसा खर्च करा था, हमने ये चीजें खरीदी थी। फिर है वित्तीय समिति। प्रतियोगिता में कुल आय, प्रतियोगिता से कुल कितना पैसा कमाया है, ठीक है, कितना पैसा खर्च किया है, इसका पूरा लेखा जोखा, पूरा मतलब रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, और बजट की समीक्षा की जाती है। किसके जरिए? वित्तीय समिति के जरिए, ठीक है, देखा जाता है कि कितना पैसा आया, कितना गया, ये सारी चीजें देखी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा समिति, इसने क्या करा था? प्राथमिक चिकित्सा समिति का काम था अ, किसी को चिकित्सा की जरूरत पड़े तो वो उपलब्ध कराना, यही था। अब यहाँ पे इनका काम थोड़ा सा बदल गया है। प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड सभी सामान, जो भी इन्होंने दवाइयाँ या ग्लव्स वगैरह, ठीक है, पट्टी वगैरह, जो भी इनको जरूरत पड़ी थी, जो भी इन्होंने खरीदा था, उस सब की जानकारी इनको आयोजन समिति को देनी है। रिपोर्ट पूरी प्रस्तुत करनी है, भाई हमने इतने रुपए लगाए, ये चीजें हमने लाई थी, ये हमारे डॉक्टर थे, एक्स वाई जेड जो भी था, सब कुछ इनको बताना है। नेक्स्ट है परिवहन समिति। देखिए, प्रतियोगिता के बाद सभी जानकारी उपलब्ध कराना परिवहन से रिलेटेड इनका काम होता है।
तो ये जानकारी दे देंगे। भोजन और आवास समिति क्या है? आवास स्थल पर अगर मान लो कोई नुकसान हो गया हो तो उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी इनकी है, और सभी जानकारी आयोजन समिति को देने की जिम्मेदारी भी इनकी है। प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति, सभी टीमों को प्रमाण पत्र देना, सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाते हैं ना, सारे रिकॉर्ड्स तैयार करना, प्रतियोगिता में आई हुई सभी टीमों से रिलेटेड जानकारी जो होती है वो आयोजन समिति को देना, ये सब इनका काम है। अधिकारियों के लिए समिति, प्रतियोगिता के बाद सभी अधिकारियों को उनका पैसा देना, ठीक है, जो भी उनके पैसे बन रहे हैं वो मानदेय उनको देना। धन्यवाद पत्र, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है गेम्स के बाद, तो ये उनको भी मिलता है, तो ये सर्टिफिकेट देना। खेल मैदान उपकरण समिति, प्रतियोगिता के बाद ये समिति प्रयोग में लाए जाने वाले सभी उपकरण प्रबंधन समिति जो होती है उसको उपलब्ध करा देती है। मैदान पर मान लो अगर कोई नुकसान हो गया हो तो उसको ठीक कराने की, यानी उसके रिपेयर कराने की जिम्मेदारी भी इसी समिति की होती है, तो उसको ठीक करा देती है। नेक्स्ट है पुरस्कार वितरण समिति, तो सजावट तथा समारोह समिति के साथ मिलकर सारी जानकारी और समान, ठीक है, सारी जानकारी और सामान आयोजन समिति को देना इनका काम होता है, पुरस्कार वितरण वगैरह भी इनका काम होता है। तो ये तो थे हमारे प्रतियोगिता से पहले, प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के बाद की समिति। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभिन्न प्रकार के खेल टूर्नामेंट। देखिए, विभिन्न प्रकार के खेल टूर्नामेंट को अगर हम देखें तो उसमें नॉकआउट टूर्नामेंट हो जाता है, लीग टूर्नामेंट हो जाता है, ठीक है, राउंड रोबिन टूर्नामेंट हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, चैलेंज टूर्नामेंट हो जाता है, कई तरह का होता है, लेकिन हमको सारे नहीं पढ़ने होते। पेपर में मुश्किल से आपका लीग या नॉकआउट से ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और यहाँ से आपका फिक्सचर वाला क्वेश्चन बनता है। तो फिक्सचर तो मैंने आप लोग को इस वीडियो में कराया नहीं, फिक्सचर के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के कराऊंगा, क्योंकि देखो फिक्सचर जो है वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, वो समझने वाली चीज़ है, तो उसको लिए अलग सेपरेट वीडियो बना के आपको फिक्सचर सिखा दूंगा। अब बात करते हैं टूर्नामेंट को समझ लेते हैं। देखिए टूर्नामेंट क्या होता है? टूर्नामेंट एक तरह से एक ऐसी सीरीज मान लीजिए आप उसको, खेलों की, यानी टूर्नामेंट मैचों की ऐसी श्रृंखला होती है, ऐसी सीरीज होती है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है और बाकी सभी टीमें मैच हार जाती है। यानी इसमें बहुत सारे मैच होते हैं, ठीक है, अलग अलग टीमों के बीच में होते हैं, और लास्ट में एक टीम विजेता घोषित की जाती है, बाकी सारी टीम जो होती है वो मैच हार जाती हैं। जैसे आप वर्ल्ड कप देखते हो ना क्रिकेट का, तो कितनी सारी टीमें आपस में खेल रही होती है एक दूसरे के साथ, लास्ट में क्या होता है, सेमीफाइनल, और फिर लास्ट में फाइनल में एक ही टीम जीतती है और सारी टीमें क्या हो जाती हैं, हार जाती हैं, कुछ उस प्रकार से। अब बात करते हैं नॉकआउट का। यहाँ से आपके पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत ही सिंपल है ये। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? देखिए, इस प्रकार की प्रतियोगिता में, यानी ऐसा जो टूर्नामेंट होता है, इसमें जो टीम हार जाती है वो बाहर हो जाती है, यानी कि जैसे ही कोई टीम हारेगी वो बाहर, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। केवल वो टीम रहेगी प्रतियोगिता में जो जीत रही है, यानी जो जीत रही है, ठीक है, जीतती जाती है। मान लो कोई टीम है वो कोई मैच नहीं हार रही, वो बार बार जीत रही है, तो वो तो बनी रहेगी प्रतियोगिता में, लेकिन कोई टीम अगर हार जा रही है तो वो बाहर होती जाएगी। अब लीग टूर्नामेंट को हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं, एक है सिंगल लीग टूर्नामेंट और एक है डबल लीग टूर्नामेंट। सिंपल है, बिल्कुल याद रखना, लीग टूर्नामेंट आए तो दो तरह की है, सिंगल लीग और डबल लीग। अब सिंगल लीग का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले लीग टूर्नामेंट को देखते हैं ध्यान से। लीग टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ कम से कम एक बार मैच जरूर खेलेगी। ऐसी ऐसे मैचों को हम क्या बोलते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट। यानी कि जैसे मान लो 10 टीम है, वो मैच खेल रही हैं, तो 10 टीमों को एक दूसरे के साथ कम से कम एक मैच खेलना जरूरी है। एक मैच खेलने का मतलब है सिंगल, ठीक है, सिंगल लीग टूर्नामेंट। और यहीं पे डबल लीग टूर्नामेंट को देखें तो डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, प्रत्येक टीम को दूसरी टीम के साथ कम से कम दो मैच खेलने जरूरी होते हैं, यानी दो बार तो खेलेगी खेलेगी, ठीक है, और विजेता टीम जो है हार जीत से प्राप्त होने वाले अंकों के आधार पर घोषित की जाती है। इसमें क्या होता है, डबल लीग टूर्नामेंट में अंक देखे जाते हैं कि हर मैच के बाद टीम को अंक मिलते हैं, यानी उनका एक ग्रेड बन जाता है, एक स्कोर कार्ड बन जाता है, ठीक है, स्कोर कार्ड के अनुसार उनकी जो भी नंबरिंग है उसके आधार पे हार जीत लास्ट में घोषित की जाती है, तय की जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन है इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। यहाँ से आपके पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल जो है बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। इंट्राम्यूरल में क्या होता है, ऐसे गेम्स होते हैं, ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जो ऐसे खेल आप मान लीजिए जो चार दीवारी के अंदर हो सके, यानी मान लीजिए आपका विद्यालय है ये, ठीक है, इस विद्यालय के अंदर ही अगर कोई खेल आयोजित किया जा सके तो वो इंट्राम्यूरल कहलाएगा। यानी इंट्राम्यूरल में ऐसी गतिविधि आ जाती है जो विद्यालय की चार दीवारी के भीतर आयोजित की जा सकती है। इसमें विद्यालय, इसमें क्या होंगे, इसमें ज़्यादा बड़े लेवल पे खेल नहीं होगा, इसमें या तो स्कूल के बच्चे होंगे या फिर या अन्य स्कूलों के बीच में हो सकता है, छोटे मोटे गेम्स हो सकते हैं, ठीक है। ये तो इंट्राम्यूरल है। एक्स्ट्राम्यूरल की अगर हम बात करें
तो वो उससे अलग होता है। एक्स्ट्रा म्यूरल को देख लेते हैं। ऐसे खेल जो चार दीवारी के बाहर खेले जाते हैं उसको एक्स्ट्रा म्यूरल कहा जाता है। जो विद्यालय की चार दीवारी के बाहर आयोजित किए जाते हैं, इसमें दो या दो से अधिक विद्यालय या फिर बहुत सारी संस्थाएं मिलकर भी खेल सकती हैं। तो दोनों के बीच में अंतर पता लग गया आपको। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए इंटरम्यूरल जो खेल होते हैं इसके क्या उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य सेम ही है, लगभग एक जैसे। आप पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, विद्यार्थियों को खेल कूद के अवसर प्रदान करवाना, ठीक है, बच्चों को खेल कूद के अवसर मिले, ये इसका उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, उनका सर्वांगीण विकास हो सके, ठीक है, उनका मानसिक, शारीरिक, ठीक है, हर तरह का विकास हो सके, इसी को सर्वांगीण विकास कहा जाता है। खिलाड़ियों में खेल भावना को विकसित करना, ठीक है, खेल भावना। खेल भावना में क्या होता है कि हम अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं और अपने देश को या अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लड़ाई झगड़ा या द्वेष वाली भावना नहीं होती, तो इसको खिलाड़ियों के लिए खेल भावना कहा जाता है। बच्चों में नेतृत्व यानी एक लीडरशिप की क्वालिटी और एक सहयोग की क्वालिटी, एक सहयोग की भावना का विकास करना। विद्यार्थियों को विभिन्न खेल कौशल को सीखने में अवसर देना, ठीक है, बच्चे जब खेलेंगे ऐसे गेम्स को तो उनको बहुत सारे खेल के कौशल यानी स्किल्स को सीखने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ा जो इसका उद्देश्य है, वो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनकी पहचान करना। क्योंकि इन गेम्स के जरिए, इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के जरिए क्या पता लगेगा, इसके जरिए ये पता लगता है कि बच्चों में कौन सा बच्चा है जो खिलाड़ी बन सकता है, कौन टैलेंटेड है। बच्चों का शारीरिक विकास करना, सेहत पर ध्यान देना, ये इसके कुछ फायदे, उसके उद्देश्य हैं और इसके कुछ फायदे भी हैं। इसका क्या महत्व है, तो देखिए, ये गतिविधियां जो हैं छात्रों का एक अच्छा मनोरंजन करती हैं। इसमें भाग लेने वाले छात्रों की ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। और इन गतिविधियों से छात्रों में खेल के प्रति जो रुचि है और ज्ञान है वो विकसित होती है। कहीं ना कहीं इनका खेल में इंटरेस्ट आएगा, छात्रों में खेल भावना का विकास होगा, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होगा। क्योंकि जब अलग अलग बच्चे आपस में खेलते हैं तो उनके अंदर सामाजिकता के गुण का विकास होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, मिलते हैं, दोस्ती होती है, तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल जो गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखिए, टूर्नामेंट के उच्चतम स्तर पर उच्च प्रदर्शन हासिल करने के लिए, यानी कि एक हाई लेवल का एक तरह से आप ये मान लो प्रदर्शन हासिल करने के लिए ये गेम कराई जाती है, इसका ये उद्देश्य होता है। अन्य संस्थाओं के साथ एकीकरण की भावना, क्योंकि अलग अलग संस्था, अलग अलग स्कूल के बच्चे होते हैं, एक साथ खेलते हैं तो उनके अंदर एकीकरण की भावना आए। खेलों में करियर चुनने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल, कोई बच्चा अच्छा खिलाड़ी है तो फ्यूचर में वो देश के लिए खेल सकता है, ठीक है, वो उसको एक करियर के रूप में ले सकता है। तो इस चीज को विकसित करना भी इसका उद्देश्य होता है। खेलों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य होता है। फिर क्या है कि इसका क्या महत्व है, तो देखिए, खिला इससे इसका फायदा तो ये है कि खिलाड़ियों की जो पर्सनैलिटी है यानी उनका व्यक्तित्व है उस वो डेवलप हो पाएगा, ठीक है। छात्रों में नेतृत्व के गुण आएंगे, लीडरशिप क्वालिटी आएगी। विभिन्न खेलों के नियमों और विनियमों को जान पाएंगे कि क्या इसके नियम है, क्या इसमें हमें करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें। खिलाड़ियों में आक्रामकता के स्तर को नियंत्रित करने के लिए भी ये होता है। कंपटीशन की भावना विकसित करना, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो सके, खेलों का स्तर जो है उसमें सुधार आ सके, तो ये इसका कुछ महत्व होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, बिल्कुल आसान है, सामुदायिक खेल कार्यक्रम। देखिए, सामुदायिक खेल कार्यक्रम ऐसी खेल कूद या व्यायाम या फिटनेस की गतिविधि है, इसमें भाग लेने के मौकों के साथ साथ साज, ठीक है, इसके क्या होता है कि ये एक ऐसी गतिविधि मान लीजिए, इसमें खेल कूद हो जाता है, व्यायाम हो जाता है, लोगों की हेल्थ अच्छी बनी रहती है, फिटनेस होती है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें जो भाग हम लेते हैं तो इसमें जो हमें मौके मिलते हैं, इसके साथ साथ समाज आधारित गतिविधियां भी होती है, ठीक है, ताकि सामाजिकरण भी हो सके। सामुदायिक जो खेल होते हैं, नाम से ही सामुदायिक लग रहा है, सामुदायिक मतलब पूरा समाज। इसमें क्या होता है, इसमें हर तरह के लोग आ सकते हैं, जैसे बच्चे भी आ सकते हैं, वयस्क भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं, ठीक है, सभी तरह के लोग इसमें आ सकते हैं। इसमें कमजोर समुदाय के लोग भी आ सकते हैं, गरीब, हर तरह के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। एक तरह से लोगों में नागरिकता के गुणों का विकास होता है, लोगों में सामाजिक करण का विकास होता है, ठीक है, और साथ साथ इनका मनोरंजन भी होता है। तो ये इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं सामुदायिक खेल जो होते हैं इसका क्या उद्देश्य है, एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका उद्देश्य होता है कि सामाजिक अभियान के लिए यानी समाज के लिए किया जाता है। फिर समाज में जो प्रतिभा है उसकी खोज के लिए, मान लो समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही टैलेंटेड है, प्रतिभावान है, लेकिन हम उसे नहीं जानते, लेकिन इन गेम्स के जरिए हम किसी की प्रतिभा को पहचान सकते हैं। फिर क्या है, लोगों का इससे मनोरंजन भी होता है और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इससे हमारी हेल्थ भी बनी रहती है। देखिए, आज के समय में तो बिल्कुल समय बदल गया है। आज क्या करते हैं बच्चे, मोबाइल में गेम खेलते हैं, ठीक है, सारी गेम्स जो है सब कुछ मोबाइल में, क्रिकेट खेलना है मोबाइल में खेल लो, चेस खेलना है मोबाइल में खेल लो,
ठीक है, कुछ भी खेलना है मोबाइल में खेल लो, ये होता है। तो पहले के समय में ये सब चीजें नहीं होती थी। लोग मनोरंजन के लिए, जब मोबाइल नहीं होता था तो लोग फील्ड पे उतरते थे, खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, घंटों क्रिकेट खेलते थे, अन्य गेम्स खेलते थे। तो ये हमें हेल्दी बनाती है, हमारा स्वास्थ्य सुधारती है। मोबाइल में गेम खेलने से हमारी हेल्थ नहीं बनती, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख सामुदायिक खेल। कुछ प्रमुख सामुदायिक खेल जैसे कि स्कूलों में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है, हेल्थ रन, ये एक दौड़ होती है। मनोरंजन के लिए दौड़, विशिष्ट कारण के लिए दौड़, एकता के लिए दौड़, जागरूकता के लिए दौड़, ये सब एक सामुदायिक खेल के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। खेल दिवस को समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि आपके जो विद्यालय होते हैं वहां पे साल में कम से कम एक बार स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। इसमें आवासीय स्कूल हो या सामुदायिक हो या किसी भी प्रकार का स्कूल हो, हर जगह साल में कम से कम एक बार तो ये मनाया ही जाता है। और ये खेल के मैदान पर बच्चों और युवाओं की जो क्षमता होती है, उनका जो कौशल होता है, उनकी जो स्किल होती है, उसको बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है, इसमें सभी सदस्य एक दूसरे के साथ आते हैं, मिलते हैं, उनके बीच में सामाजिकरण होता है, भाईचारा बढ़ता है, समस्याओं का समाधान होता है, ठीक है, एक दूसरे को बधाई देने का अवसर मिलता है, तो ये होता है। खेल दिवस का अगर हम महत्व बताएं तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, छात्रों में, इसमें स्टूडेंट्स के अंदर नेतृत्व का विकास होगा, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, उनका अच्छा मनोरंजन हो पाएगा। वो उनको हेल्दी बनाते हैं, गेम्स हमको हेल्दी बनाएंगे अगर हम गेम्स खेलते हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, एकता रखेंगे, सम्मान सीखेंगे, सामाजिकरण होगा। तो ये सब फायदे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य दौड़, हेल्थ रन। नाम से ही पता लग रहा है हेल्थ रन, क्या उद्देश्य होगा इसका। तो आप इसके महत्व से समझोगे इसको। सबसे पहले हम इसका महत्व पढ़ लेते हैं। देखिए महत्व क्या है। इससे हमारी श्वसन प्रणाली जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगी, हमारे हृदय रोग की संभावना कम हो जाएगी, मोटापा कम हो जाएगा, लचीलापन बढ़ेगा हमारे शरीर में, सहन शक्ति बढ़ेगी, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तनाव कम होगा, मनोरंजन होगा। तो ये सब क्या होंगे, हमको इसके बेनिफिट होंगे। तो आप समझ गए, स्वास्थ्य रन जो होती है या जो हेल्थ जो हमारी रन है या स्वास्थ्य दौड़ है, ये इसका मेन उद्देश्य जो है समाज में जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ को सुधारना, ये इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। ये आपके इसकी कुछ इमेजेस देख सकते हो। इस तरह की दौड़ में समाज के स्वास्थ्य में सुधार लाने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये गेम्स जो है आयोजित की जाती है, ये जो रनिंग होती है। स्वास्थ्य दौड़ जो है शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करती है, ठीक है, लोगों के अंदर जागरूकता। इसका उद्देश्य जीतना नहीं होता, याद रखिए, ये कोई वैसा गेम नहीं है कि हमें इसका उद्देश्य जीतना है, बल्कि इस प्रतियोगिता में भाग लेना ताकि लोग हेल्दी रह सके, लोग जागरूक हों, इसलिए ये गेम्स कराई जाती है। इस प्रकार की दौड़ का जो उद्देश्य है वो लोगों के बीच में शारीरिक योग्यता बढ़ सके, लोग हेल्दी रह सके, उनके बीच में संदेश फैलाना, जागरूकता करना। कभी कभी क्या होता है, देखो ये लाइन याद रखो, मैं यहाँ स्टार बना देता हूँ, इस लाइन को ध्यान दो। कभी कभी किसी विशिष्ट उद्देश्य से धन जुटाने के लिए भी ये दौड़ आयोजित कराई जाती है। कभी कभी क्या होता है, मान लो कैंसर पीड़ितों को पैसा देना है, डोनेट करना है, तो ये रन रन करवाई जाती है, दौड़ कराई जाती है। इससे कुछ लोग इसको स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर करेंगे यानी इनको पैसा मिलेगा, उस पैसे से ये किसी की मदद कर पाएंगे। तो इसलिए भी ये दौड़ कराई जाती है। इसमें अभिभावक वगैरह भी को आकर्षित करती है ये, ठीक है। और शारीरिक शिक्षा के टीचर के रूप में अगर आप इसे देखें तो आपको सावधान रहना चाहिए। मान लीजिए आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, सावधान क्यों रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए पूरी योजना बनानी, यानी कि इस तरीके की कोई दौड़ करवानी है तो पूरी योजना होनी चाहिए, कहीं किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, ठीक है। आयु, गतिशीलता, शामिल होने वाले गतिविधियों की प्रकार, इन सबको ध्यान में रखा जाना चाहिए। और कई सारे इसके उदाहरण हो जाते हैं, जैसे नींबू और चम्मच दौड़, बोरी दौड़, तीन टांगों की दौड़, ठीक है, माता पिता और बच्चे की दौड़, टीचर और बच्चे की दौड़, ये कई सारे इसके अंदर ये इसके पार्ट हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जानना क्योंकि पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है विशिष्ट कारण के लिए दौड़, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। इस प्रकार का आयोजन जो होता है इसमें नॉर्मली क्या होता है, सामाजिक जो मुद्दे होते हैं ना, जैसे कि स्वच्छता, हरित पर्यावरण को बढ़ावा देना, पॉल्यूशन को कम करना, ठीक है, इन चीजों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये जो दौड़ है ये आयोजित की जाती है। इस तरह के आयोजन का उद्देश्य होता है समाज में एक निश्चित कारण के लिए जागरूकता फैलाना और दान जमा करना, पैसे वगैरह जमा करे जाते हैं, लोगों की मदद की जाती है। जैसे विशिष्ट कारण है कैंसर, एड्स, लैंगिक असमानता, ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। यानी इन टॉपिक को लेकर दौड़ का आयोजन किया जा सकता है और लोगों को जागरूक किया जा सकता है। एकता के लिए दौड़, इसका उद्देश्य क्या होता है, हमारे समाज में, हमारे समुदाय में, राज्य में, राष्ट्र में, विभिन्न धर्मों के बीच में अखंडता और भाईचारे की भावना को बढ़ाना। इस तरह के आयोजन में लोगों के बीच में जुड़ाव और एकता की भावना विकसित होती है, ठीक है।
एकता की दौड़ जो है ये हर वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इसको मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर खत्म हो जाता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, मैं आपको वहाँ पे टाइम निकाल के रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, वीडियो को कमेंट जरूर करिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर से जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।